माय डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने प्रोनाउन के टैग क्वेश्चंस आपको बतलाए थे। प्रोनाउन में उसके पहले भी मैंने कुछ प्रोनाउन के फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन को समझाया था। वो आपने वीडियो देखा होगा। और आज मैं कुछ एडवांस प्रोनाउन के जो रूल्स हैं वो आपको कराना चाहता हूँ। और यू शुड बी वेरी केयरफुल। बहुत सावधानी से आज देखिएगा, क्योंकि आज के रूल्स जो हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए। ये तकरीबन सभी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। आइए मैं सबसे पहले आपको लिखता हूँ प्रोनाउन। प्रोनाउन spotting the error of pronoun. मैं आज प्रोनाउन के आगे के रूल समझाता हूँ, जो आपको समझा चुका हूँ। इससे पहले टैग मेरा ख़त्म हो चुका है, टैग क्वेश्चंस ख़त्म हो गए हैं। आइए नेक्स्ट रूल मैं बताना चाहता हूँ आपको बोथ। बहुत ध्यान से देखिएगा। बोथ का मतलब होता है दोनों। बोथ का मतलब होता है दोनों। याद रखिएगा, जैसे अगर हम सेंटेंस देते हैं कि बोथ you as well as your brother are responsible for this act. My sentence is both. बहुत ध्यान से देखिए प्लीज। बोथ यू एज वेल एज योर ब्रदर आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्ट। याद रखिएगा कि बोथ शुड नॉट बी फॉलोड, बोथ शुड नॉट बी फॉलोड बाय एज वेल एज। मेरा कहने का मतलब है बोथ के साथ एज वेल एज का इंग्लिश लैंग्वेज में यूज नहीं किया जाता है। अगर आप कभी देखें कि बोथ के साथ एज वेल एज लगा हुआ है, नाउ द सेंटेंस इज इनकरेक्ट। द सेंटेंस इज इनकरेक्ट इफ देयर इज एज वेल एज विद बोथ। ओके, तो इसका करेक्शन क्या होगा? इसका करेक्शन देखिए इसका। बोथ यू एज वेल एज को हमें ओमिट करना है, तो किससे होगा? बोथ यू एंड योर ब्रदर आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एटसेट्रा वॉट एवर इट इज। ओके, फिर समझिए इस बात को। बोथ के साथ एज वेल एज का इंग्लिश लैंग्वेज में यूज नहीं किया जाता। जनरली लोग बोलते हैं, दैट्स वाई ये आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो बोथ के साथ एंड का यूज किया जाएगा। ओके, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो बताना चाहता हूं वो देखिए आप। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि दोनों लड़कियां नहीं आ रही हैं, मैंने लिखा, आप बताएंगे कि बोथ द गर्ल्स आर नॉट कमिंग, यानी दोनों लड़कियां नहीं आ रही हैं। जनरली लोग बोलेंगे कि बोथ द गर्ल्स आर नॉट कमिंग। ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेंटेंस गलत है। याद रखिएगा, बोथ के साथ नेगेटिव का यूज कभी नहीं किया जाता है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। आप कभी नहीं कह सकते बोथ द बॉयज आर नॉट सिंगिंग सॉन्ग्स। यू कैन नॉट से। अगर आप इसको नेगेटिव में करेंगे, बोथ के साथ नेगेटिव लगाएंगे, तो आपका ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो याद रखिए, जैसे मैं एक और सेंटेंस दे रहा हूं, बोथ ऑफ देम, बिल्कुल इसी तरह का सेंटेंस मैं दे रहा हूं आपको। बोथ ऑफ देम आर नॉट गोइंग टू स्कूल।
both of them, again this is incorrect, incorrect, and this is also incorrect. आप पूछेंगे कि ये इनकरेक्ट क्यों है? अरे दोनों नहीं आ रहे हैं, दोनों ये काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन बोथ के साथ नेगेटिव का यूज कभी भी नहीं किया जाएगा। या तो फिर कैसे करेक्ट होगा? तो बोथ का मतलब होता है दो। ओके, तो अब याद रखिए, इसको जब नेगेटिव में हम यूज करते हैं तो नीदर का यूज करेंगे, नीदर ऑफ देम, नीदर ऑफ देम, नीदर ऑफ देम का मतलब ना तो ये और ना ही ये, ना ये दोनों नहीं आ रही हैं, ना ये, नीदर ऑफ देम। अब क्या हो जाएगा, याद रखिए, यहां पर प्लूरल जो वर्ब होता है यह सिंगुलर होगा। नीदर ऑफ देम इज going to school, and that is correct English. Neither of them is going to school, are going to school nahi, neither of them is going to school, both of them are not going to school is incorrect English. Is that clear to you? अगला देखिए आप, अगला रूल इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो प्रोनाउन का, जिसको कि समझना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, द सेम, ये बहुत आता है, ये सेंटेंस द सेम, किसी सेंटेंस में द सेम आ जाता है। ये द सेम की जगह पर याद रखिए इट यूज कर सकते हैं आप, और देम भी यूज कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि द सेम की जगह हम इट कहाँ यूज करेंगे और देम कहाँ यूज करेंगे? दिस इज द क्वेश्चन। ओके, तो इसको बहुत ध्यानपूर्वक आप समझिए। I write a sentence. I shall give you a book. I shall give you a book. I shall give you a book, and the same is very interesting. I shall give you a book. A book के लिए वर्ड आया है the same। तो कभी भी किसी नाउन के लिए द सेम का यूज नहीं किया जाता है, या तो इट का यूज करेंगे आप या देम का यूज करेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज कि यहां पर इट आएगा या देम आएगा। आप ये देखिए, यहां बुक जो है ये सिंगुलर है। अगर यहां का नाउन सिंगुलर होता है तो इट का इस्तेमाल किया जाएगा, अगर यहां का नाउन सिंगुलर है तो इट का यूज किया जाएगा, और अगर ये बुक्स होता, प्लूरल होता, तो इसकी जगह यहां पर देम का यूज किया जाता। तो अब इस सेंटेंस का करेक्शन क्या होगा? I shall give you a book। ओके, यहां तक हो गया। एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। आप फिर बताऊं मैं आपको, या इट क्यों लगाया मैंने? इट इसलिए लगाया क्योंकि ये बुक सिंगुलर है। अगर मान लीजिए ये बुक प्लूरल होती, जैसे मैं दूं कि आई परचेस्ड some books, I purchased some books and I sold the same for 500 rupees। अब यहां पर देखिए बुक्स है, बुक्स है, ये
मैंने कुछ किताबें खरीदी, ये किताबें ज़्यादा है ना, इसलिए यहाँ पर द सेम की जगह इट नहीं आके डैम का यूज़ किया जाएगा, जब सिंगुलर थी तो हमने इट का इस्तेमाल किया, यहाँ पे लगाया है। ओके, अब जब ये प्लूरल है तो डैम का इस्तेमाल होगा। इज इट क्लियर टू यू? अगला रूल देखिए आप प्रोनाउन का। अब ये एडवांस रूल्स हैं जिसको आप समझते चले जाइए। अगला रूल देखिए आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। अगर सुपरलेटिव डिग्री के बाद मान लीजिए सुपरलेटिव डिग्री कोई है, उसके बाद डब्ल्यू फैमिली आता हो, डब्ल्यू फैमिली का मतलब है व्हाट, विच, वेयर, एटसेट्रा। दिस इज कॉल्ड डब्ल्यू फैमिली आती हो, अगर इसके बाद डब्ल्यू फैमिली आती हो तो उसकी जगह दैट का यूज किया जाएगा, याद रखिएगा इस चीज को। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिए। दिस इज द बेस्ट which I can do, आपने देखा ये सुपरलेटिव डिग्री में है, इसके बाद ये डब्ल्यू फैमिली आया, तो मैंने कहा सुपरलेटिव डिग्री के बाद डब्ल्यू फैमिली आए तो उसकी जगह दैट का इस्तेमाल होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है और ये बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो क्या होगा? दिस इज the best that I can do, and now this is correct and this is incorrect. नेक्स्ट रूल देखिए आप, बहुत ध्यान से देखिए। ऑल के बाद अगर डब्ल्यू फैमिली आता हो, मान लीजिए ऑल से कोई सेंटेंस शुरू हुआ है या बीच में है, ऑल के बाद अगर डब्ल्यू फैमिली आए तो डब्ल्यू फैमिली की जगह दैट का यूज किया जाएगा, दैट का यूज होगा। डब्ल्यू फैमिली की जगह दैट का। एग्जाम्पल देखिए ताकि आपको क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। ऑल विच glitters is not gold, all which glitters is not gold। देखिए ऑल के बाद डब्ल्यू फैमिली आया, यह सेंटेंस इनकरेक्ट है। क्या होगा? ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट gold। दिस इज इनकरेक्ट एंड दिस इज करेक्ट। ओके, इसके बाद मैं आपको प्रोनाउन का सेट डालूंगा, वो आप करिएगा उसको और करने के बाद फिर बताइए, देखेंगे कितने आपके सेंटेंस सही होते हैं और कितने नहीं होते हैं। आगे देखिए इसी प्रोनाउन के अंदर, इसी प्रोनाउन में अगला रूल देखिए आप। नेक्स्ट रूल देखिए, नथिंग के बाद यदि डब्ल्यू फैमिली आया हो नथिंग के बाद, याद रखिएगा डब्ल्यू फैमिली आया हो तो उसकी जगह दैट का यूज होगा। याद रखिएगा किसके बाद? नथिंग के बाद। देयर इज नथिंग which
आई डोंट नो। आपने देखा नथिंग के बाद विच आया, डब्ल्यू फैमिली आई। देयर इज नथिंग विच आई कैन नॉट डू। ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से यह सेंटेंस गलत है। क्या होना चाहिए करेक्शन? देयर इज नथिंग दैट आई कैन नॉट, दैट आई डोंट नो। विच की जगह आपने रिप्लेस किया उसको दैट से, तो आपने देखा नथिंग, ऑल और सुपरलेटिव डिग्री के बाद अगर डब्ल्यू फैमिली आता हो तो उसकी जगह दैट का यूज किया जाएगा। एक और देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रूल ऑफ प्रोनाउन, वेरी इंपॉर्टेंट। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आप याद रखिएगा कि जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस लिखते हैं तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी डब्ल्यू फैमिली की जगह दैट का यूज किया जाएगा, दैट का यूज होगा। ओके, डब्ल्यू फैमिली की जगह इंटेरोगेटिव सेंटेंस, हु इज द मैन, is the man who came to your house? Who is the man who came to your house? ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से यह सेंटेंस गलत है। Who is the man who came to your house? Now, who is the man that came to your house? Your house। मैंने बताया आपको कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डब्ल्यू फैमिली की जगह दैट का इस्तेमाल किया जाएगा। नाउ दिस सेंटेंस इज करेक्ट एंड ऊपर वाला सेंटेंस जो है इनकरेक्ट है। इसी तरह से आप देखेंगे कि और भी कई रूल्स हैं जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूं, और वो इससे भी ज़्यादा टफ रूल्स हैं जिसको कि मैं अगले फेज में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच। लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।